इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने काम किया था वो था कि डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशन के नेचर को एक्सप्लोर कर रहे थे, और नेचर जब मैं बोल रहा हूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर. सो प्योर वाटर वाज न्यूट्रल बिकॉज वहां H प्लस और OH माइनस बराबर होता है. तो एनी एक्वस सॉल्यूशन विच इज हैविंग आइडेंटिकल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस इज सेड टू बी न्यूट्रल. तो न्यूट्रल का मतलब ऐसा नहीं कि वहां चार्जेस नहीं है, बट H प्लस एंड OH माइनस बराबर है वहां पे, एंड दैट्स हाउ वी आर कॉलिंग इट न्यूट्रल. तो H प्लस OH माइनस बराबर होगा तो इंडिविजुअली कितना होगा, रूट KW एंड रूट KW. इसी को अगर हम लोग pH स्केल पे देखते हैं तो pH POH बराबर होगा, और वो दोनों बराबर होगा हाफ pKW को, तब न्यूट्रल बोले थे. और फिर एसिडिक में जाने के बाद H प्लस ज्यादा होना चाहिए OH माइनस से, बेसिक में H प्लस कम होना चाहिए OH माइनस में. और उसके लिए पूरा एक टेबल बनाया था जिसमें हम लोगों ने कंडीशंस डाले थे कि सारे सॉल्यूशंस में कौन सा कंडीशन फॉलो होगा, एंड एडिशनल कंडीशंस क्या होंगे फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन. उसकी बेसिस पे क्वेश्चंस भी किए थे. फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात की थी कि pH स्केल जो होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, उसमें 0 से लेकर pKW तक का pH स्केल होता है, और मिड पॉइंट जो होता है दैट इज हाफ pKW, दैट इज द न्यूट्रल पॉइंट. न्यूट्रल पॉइंट से राइट वर्ड, दैट मींस हाफ pKW से लेकर pKW तक अगर pH हुआ तो उसको बेसिक बोलेंगे, अगर उससे कम हुआ तो एसिडिक बोलेंगे. उतना ही हुआ मतलब pH एग्जैक्टली इक्वल टू हाफ pKW हुआ तो उसको हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे ना. और इस चीज को मैंने बोला था ये जनरल हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. जब हम लोग 25 डिग्री सी पे आते हैं तो वही 25 डिग्री सी पे pKW 14 एंड दैट्स व्हाई हाफ pKW 7 हो जाता था. तो बोला था मैंने कि टेम्परेचर अगर 25 है तो 7 पे न्यूट्रल, 7 से आगे pH बेसिक, 7 से कम pH एसिडिक. लेकिन अगर टेम्परेचर अदर देन 25 डिग्री सी हुआ तो हाफ pKW इज द क्राइटेरिया. और फिर एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में मैंने. सबसे पहले वो काम करते हैं कि हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया था वो क्या था, दैट वाज द होमवर्क क्वेश्चन. उसमें एट गिवन टेम्परेचर T KW का वैल्यू दिया हुआ था 3.6 इंटू 10⁻15. तो सबसे पहली बात ये देख के ही समझ में आ रहा है कि यहां पे ये वैल्यू जो है 10⁻14 नहीं है, इसका मतलब टेम्परेचर 25 तो नहीं है ना. अब क्या करते हैं, पता है कि pKW एंड हाफ pKW की बेसिस पे जाना ही है, तो सबसे पहला काम करते हैं कि pKW निकाल लेते हैं. तो pKW will be 15 minus log 3.6 and that will be, देखो log 3.6 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. log 3.6 का मतलब हो गया log 18/5, that is log 18 minus log 5. log 18 को हम लोग log 2 plus 2 log 3 लिख सकते हैं, और माइनस log 5 पहले से है. अब इन सब के वैल्यूज रख सकते हैं. 0.3 रख दिया, 2 इंटू 0.477 रख दिया, माइनस 0.7 रख दिया. इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे विल बी गेटिंग 0.554, दैट इज log 3.6. तो यहां पे log 3.6 का वैल्यू रख दिया, वी आर गेटिंग 0.554. सो दिस इज 14.446. ये हो गया pKW. सो हाफ pKW जो हुआ that will be half of this one. तो half into 14.446 is 7.223. तो ये काम हम लोगों ने करके रख दिया. तो बोला कि pH अगर इससे ज्यादा हुआ तो बेसिक, इससे कम हुआ तो एसिडिक, इतना हुआ तो न्यूट्रल, है ना. अब यहां पे ऑप्शन ए जो दिया हुआ था, बोला था कि pH इज आई थिंक 7.2 एंड बोला था इट इज एसिडिक. सॉरी, इट वॉज गिवन एज बेसिक. बेसिक दिया था, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इट इज बेसिक सॉल्यूशन, जबकि हम लोग जानते हैं ये जो pH है विच इज 7.2, इट इज लेस देन pKW विच इज हाफ pKW विच इज 7.223. सो डेफिनेटली दिस इज एन एसिडिक सॉल्यूशन, नॉट बेसिक. So definitely this was a wrong answer option. So it is not our answer, है ना. That was first point. B option देखते हैं. B में लिखा हुआ है कि OH minus was given as 7 into 10⁻8. दो तरीके हैं, या तो मैं H प्लस निकाल के फिर pH निकाल लूं, या POH से काम चला लेंगे हम लोग, है ना.
So POH will be 8 minus log 7. So that is 8 minus 0.84 है ना, so that is 7.16. Now POH here is less than half pKw. pH अगर half pKw से कम हुआ तो एसिडिक सॉल्यूशन, POH अगर कम हुआ तो बेसिक सॉल्यूशन है ना। तो यहां पे हम लोग बोल रहे हैं POH is, चाहो तो तुम pH भी निकाल सकते हो, pKw माइनस POH will give you pH। तो चलो मैं क्या करता हूं, pH निकाल ही देता हूं, pH पे ही काम कर लेते हैं। तो pH is pKw minus POH and that will be, pKw was 14.446 minus 7.16. So this is definitely is equal to 7.274 है ना, 276. Okay, and which is here this pH is greater than half pKw. So यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि pH is greater than half pKw. तो this solution should be basic, जबकि क्वेश्चन में लिखा था कि इट इज एसिडिक, तो ये भी रॉन्ग हो गया ना, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये दोनों क्लियर है क्या? सो करेक्ट पूछा था तो इन दोनों को हम लोग आंसर्स नहीं बताएंगे। लॉग 3.6 में लॉग ए बाय बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, ये कहानी कब तक चलती रहेगी लॉग वाली? लॉग के सारे रूल्स मैंने कई बार बताया और बोला एक बार लिख लो और प्रैक्टिस कर लो अगर दिक्कत हो रही है तो। लॉग 18 माइनस लॉग 5, और लॉग 18 में देखो 18 को क्या क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 है ना, तो इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3 प्लस log 3 है ना, बिकॉज log a इंटू b इंटू c विल बी log a प्लस log b प्लस log c। सो 2 log 2 प्लस log 3 प्लस log 3, तो log 3 प्लस log 3 इज 2 log 3। ओके, या log 2 प्लस log 9 कर लो, log 9 इज log 3 स्क्वायर विच इज 2 log 3। ठीक है, सो ये बेसिक होगा ना कि एसिडिक, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब आते हैं सी वाले पे। सी ऑप्शन में क्या बोला था? सी में इट वॉज गिवन H प्लस इज 10⁻⁻⁷ और बोला था कि ये न्यूट्रल है क्या? सो डेफिनेटली H प्लस अगर 10⁻⁷ है तो pH इज 7। नाउ यहां पे आंख मूंद के काम नहीं करने का, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 25 डिग्री सी, इसलिए ये pH इक्वल 7 वाला काम नहीं करेगा कि ये न्यूट्रल हो गया। यहां पे हम लोगों को हाफ pKw से फिर से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो pH which is 7 is less than again half pKw which was 7.223. तो definitely this solution is also acidic solution है ना, so this is also wrong। तो करेक्ट पूछा है तो एक ही आना चाहिए, लेकिन उसको भी चेक करेंगे। डी में हमारे पास जो Kw का वैल्यू है एट T इज 3.6 इंटू 10⁻⁻15 और Kw एट 298 केल्विन जो होता है दैट इज 10⁻⁴. तो हम लोग कह रहे हैं कि Kw जो है एट T इज लेस देन Kw एट 298 केल्विन। और हम लोग जानते हैं कि वाटर का आयनेशन इज एंडोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हायर टेम्परेचर विल हैव हायर Kw। तो जिस टेम्परेचर पे Kw ज्यादा है वो हायर टेम्परेचर है, इसका मतलब T छोटा है 298 केल्विन से, एंड दैट वाज गिवन है ना, सो दैट इज द राइट आंसर। इज इट ओके? देख लो सब लोग, किसी भी स्टेप में कहीं भी डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट? लास्ट वन मैंने बताया पहले भी, लास्ट क्लास का रिजल्ट देखोगे Kw की एनालिसिस की थी हम लोगों ने और बोला था वाटर का Kw जो है अगर तुमने टेम्परेचर ज्यादा किया तो Kw बढ़ेगा, टेम्परेचर कम किया तो Kw कम होगा। दैट मीन्स ग्रेटर टेम्परेचर विल हैव हायर Kw है ना। तो यहां पे दोनों Kw को हम लोगों ने कंपेयर किया, एक जो टेम्परेचर पे दिया हुआ उसका Kw 10⁻⁻15 के ऑर्डर में है, ये 10⁻14 है विच कैन बी रिटन एज 10 इंटू 10⁻15 है ना, दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू 10⁻15। तो 10 इंटू 10⁻15 इज ग्रेटर देन 3.6 इंटू 10⁻15। सो ये टेम्परेचर जो 298 केल्विन है उस पे Kw ज्यादा है तो ये टेम्परेचर भी ज्यादा होगा है ना। अगर फॉरवर्ड एंडोथर्मिक रहे तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका K भी ज्यादा है ना, तो द वन विच इज हैविंग हायर वैल्यू ऑफ Kw विल हैव ग्रेटर टेम्परेचर है ना। चलो, एनी अदर डाउट?
बी बता देता हूं फिर से, बी में क्या किया, OH माइनस दिया हुआ है तो POH निकाल दिया, मैंने बताया था x इज a इंटू 10⁻⁻⁻b, तो p ऑफ x विल बी b माइनस log a, वही लगा दिया और ये वैल्यू निकाल लिया, ये आया 7.16। किसी भी सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने बात की थी कि pH प्लस POH वाज pKw, तो pH निकाल सकते हैं ना, तो pH विल बी pKw माइनस POH, pKw ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पे, POH अभी जस्ट निकाला, माइनस करके देखा, ये आ गया। नाउ व्हेन pH इज ग्रेटर देन हाफ pKw तो सॉल्यूशन बेसिक होता है, pH इज इक्वल टू हाफ pKw तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, pH लेस देन हाफ pKw तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। यहां जो pH आया दैट इज 7.276, हाफ pKw जो है वो है 7.223, तो डेफिनेटली ये pH हाफ pKw से ज्यादा है एंड दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन विल बी बेसिक। क्वेश्चन में लिखा था एसिडिक एंड दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग, है ना, तो इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पूछा करेक्ट है, सो नॉट आवर आंसर। सो मैंने बोला तो था वन और मोर देन वन, बट वन और मोर देन वन में वन भी हो सकता है ना, दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज द आंसर एंड दैट इज डी। चलो जी आगे बढ़े। लॉग वैल्यूज दिया हुआ रहेगा, लेकिन स्टार्ट के 3-4 प्राइम नंबर के मैंने बोले हैं कि याद कर लो, log 2.3, log 3.477 या 0.48 भी चलेगा, log 5.7, log 7.84, log 11 चाहिए तो 1.04, ठीक है, इतना भी याद रखोगे तो बाकी यू कैन मैनेज। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। नो दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन, जिसमें मैंने बार बार तुमको ये दिखाने की कोशिश की है कि टेम्परेचर 25 डिग्री से रहे तो क्या कंडीशंस, टेम्परेचर 25 नहीं रहा तो जनरल कंडीशंस पे जाना है, ना कि स्पेसिफिक कंडीशन जो 25 डिग्री सी वाले हैं, मतलब pH इक्वल्स pKw का वैल्यू 14, हाफ pKw 7, वो जो क्राइटेरिया था वहां से अलग जाके हम लोगों को जनरल कंडीशंस पे काम करने हैं, और वो pKw एंड हाफ pKw में है, वो जो भी आएगा दैट विल गिव यू द रिजल्ट। नाउ अगला जो टॉपिक है, देखने से नया टॉपिक है, नाम भी नया दिखेगा, बट ये समझ लो कि पुराना माल नए पैकेट में बेचने वाला हूं मैं। ये नया पैकेट का नाम क्या है, नए पैकेट का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। तो देख के लगा कि नया माल है, बट माल पुराना है, नए पैकेट में है, और वो पैकेट नया है, दैट मीन्स नाम कॉमन आयन इफेक्ट है। माल पुराना क्या है, जो हम लोगों ने ली चैटेलियर प्रिंसिपल, जिसको मैं लास्ट शेते, क्योंकि उसको बोला भी लास्ट शेते प्रिंसिपल जाता है, वो जो पढ़ा है उसी का एक एप्लीकेशन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर मैं सब कुछ लिखवा दूंगा, है ना। तो क्या है यहाँ पे, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में काम किया गया। जब ली चैटेलियर पढ़ाया था, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर वर्किंग इन गैस फॉर गैस फेज रिएक्शंस, है ना, लेकिन यहां पे सारी चीजें एक्वस फेज में है। अब एक्वस फेज में मान लो मैंने अगर एक्वस फेज में कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, अगर मान लो मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो क्या होगा बताओ मेरे को। एक्वस फेज रिएक्शन में अगर मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो क्या होगा, किस टाइप की शिफ्टिंग होगी, प्रोडक्ट ऐड, बैकवर्ड शिफ्टिंग होती है ना, और बैकवर्ड शिफ्टिंग होने से रिएक्टेंट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या फर्क पड़ता था, बढ़ता था कि कम हो जाता था। When you are having backward shifting, तो degree of dissociation of the reactant was decreasing, है ना, हो गया, तुम्हारा टॉपिक कवर्ड है। सो यहां पर भी ऐसा ही कुछ होता है, यहां रिएक्टेंट का मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, प्रोडक्ट का मतलब उससे आने वाले आयंस है। तो आयंस अगर दिया हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम में, मतलब ऑलरेडी अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो पहली बात ये होगी कि ये वैलिड होगा सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, है ना। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर आयनाइज्ड है और इक्विलिब्रियम स्टेबलिज्ड है, उसमें कोई भी एक ऐसी चीज डालो जो इसके प्रोडक्ट के बराबर हो या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हो, तो देयर विल बी बैकवर्ड शिफ्टिंग। बैकवर्ड शिफ्टिंग के थ्रू उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो सप्रेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, ये बोलते क्या है, इसको कॉमन आयन का इफेक्ट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन। और सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन का मतलब है डिक्रीमेंट इन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, दैट इज डिक्रीज इन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। मैथमेटिकली यही हुआ, सप्रेशन इज अ क्वालिटेटिव वर्ड, मैथमेटिकली डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का डिक्रीज हो जाना, किसका, तो ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किस वजह से, कहां, पहली बात
तो इन एन एक्वस सॉल्यूशन, रीजन क्या है? तो ड्यू टू एडिशन ऑफ अनदर वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आने वाला कॉज करने वाला कोई भी हो सकता है, वीक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वो कैसे करेगा? तो उसके पास एक कॉमन आयन होगा, हैविंग अ कॉमन आयन। तो क्या क्या कंडीशन हो गए? किसका डिग्री ऑफ आयनेशन सप्रेस होने वाला है? तो जो खुद वीक इलेक्ट्रोलाइट है। किसके कारण होगा? तो दूसरा आने वाला कुछ भी हो सकता है, वीक हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। वो जो आ रहा है वो एक कॉमन आयन लेकर आ रहा है। कॉमन आयन का मतलब कॉमन प्रोडक्ट है ना। तो इससे आने वाला प्रोडक्ट इस रिएक्टेंट, इस इलेक्ट्रोलाइट का भी प्रोडक्ट है, इसलिए इसका बैकवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगा रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन का, एंड दैट्स हाउ इसका डिग्री ऑफ आयनेशन सप्रेस हो जाएगा। ऐसा होने से जो आयन कॉमन नहीं रहा ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा ना। तो एज अ रिजल्ट, इस सबको एग्जांपल के साथ भी देखेंगे, एज अ रिजल्ट कंसंट्रेशन ऑफ द आयन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट which is not common is decreased। तो ये एक स्टेटमेंट है। एग्जांपल पहले मैं दे देता हूं, उसके बाद फिर उसको नोट कर लेना, ठीक है। सो एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि यू आर एडिंग HCl इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। सेकेंड लाइन क्या बोला? एज अ रिजल्ट कंसंट्रेशन ऑफ द आयन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विच इज नॉट कॉमन इज डिक्रीज्ड, ठीक है। सो नाउ एग्जांपल के साथ समझते हैं, फिर नोट करोगे तो समझ में आ जाएगा ना। सो क्या है एग्जांपल? HCl being added to aqueous solution of acetic acid, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने ऐसा किया है तो ये एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका एक इक्विलिब्रियम स्टेबलिश्ड रहेगा विद इट्स आयंस, दैट इज CH3CO- एंड H+, है ना। अब इसमें देखो प्रोडक्ट में दो चीजें, एक एसिटेट आयन और एक H+ आयन। इन दोनों में से कोई भी एक आयन आने वाला इलेक्ट्रोलाइट अगर लेकर आएगा तो दैट विल कॉज द बैकवर्ड शिफ्टिंग, है ना। इज इट ओके? एसिटिक एसिड के आयनेशन के बाद दो आयंस दिख रहे हैं, एक है एसिटेट आयन, एक है H+ आयन। तुम अगर H+ सॉल्यूशन में ऐड करो तो भी बैकवर्ड शिफ्टिंग, तुम एसिटेट आयन ऐड करो तो भी बैकवर्ड शिफ्टिंग, बिकॉज बोथ आर प्रोडक्ट, है ना। तो इफ यू आर एडिंग H+ आयन तो क्या होगा? देयर विल बी बैकवर्ड शिफ्टिंग, है ना। हम लोगों ने बात की है पहले लीच-लीटरल प्रिंसिपल में कि प्रोडक्ट ऐड करने से Q बढ़ जाता है, और Q ज्यादा हो गया तो सिस्टम विल रिस्पॉन्ड टू इट बाय डूइंग द बैकवर्ड शिफ्टिंग, है ना, ताकि Q फिर से वापस K के बराबर हो जाए। तो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग अ प्रोडक्ट, दैट मींस यू आर इंक्रीजिंग द Q, तो सिस्टम विल रिस्पॉन्ड टू इट by decreasing the Q, and decrease in Q by system is called backward shifting। तो backward shifting के थ्रू ये दोनों जरा जरा कंज्यूम हो जाएंगे, तब तक कंज्यूम होंगे ताकि जब तक कि K इक्वल्स Q फिर से ना हो जाए। और ऐसा होने से जो आयन कॉमन नहीं है वो पहले जितना था उससे कम हो गया ना, क्योंकि जरा सा डिक्रीज हुआ है ना। क्लियर है पॉइंट? सो व्हेन यू आर एडिंग HCl, तो HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहां रिवर्सिबिलिटी नहीं है, यहां सीधा H+ एक्वस एंड Cl- एक्वस है। तो यहां पे ये जो आयन है H+ एक्वस, दिस इज द कॉमन आयन, है ना। सो दिस इज कॉमन आयन। सो दिस कॉमन आयन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय HCl, है ना। एंड HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। ये वीक एसिड है तो इसमें रिवर्सिबिलिटी है, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन दिया है, और HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, समझ लो। इसका मतलब है ये कंप्लीटली आयनाइज होगा। सो इट इज गिविंग H+ टू द सिस्टम, दैट मींस सिस्टम में प्रोडक्ट ऐड किया जा रहा है, तो दैट विल कॉज सप्रेशन इन द आयनेशन ऑफ दिस वीक एसिड बिकॉज देयर इज बैकवर्ड शिफ्टिंग, है ना। तो पहले विदाउट HCl जितना अल्फा मिल रहा था उससे कम मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस किए हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में, है ना।
कि प्रोडक्ट ऐड करने से रिएक्टेंट का अल्फा कम हो जाएगा ना। सो अब ऐसा करने से होगा क्या, तो दो चीजें हो गई। तो रिजल्ट्स क्या क्या हो गए, पहली बात अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड, अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, एसिटिक एसिड डिक्रीजेस, concentration of CH3COO minus ion also decreases, है ना। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन है जो कॉमन नहीं है, ऑफ CH3CO minus is the ion of weak electrolyte which is not common, hence concentration of CH3CO minus will decrease. Okay. HCl पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि HCl का जो आयनेशन है दैट इज इरिवर्सिबल, है ना। चलो नोट कर लो, इसमें कहीं डाउट है तो पूछ लोगे। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन ये है कि HCl की जगह कोई दूसरा वीक एसिड ऐड किया तो जैसे फॉर्मिक एसिड HCOH, वो भी एक वीक एसिड है, वो ऐड किया होता तो दैट विल ऑल्सो कॉज कॉमन आयन इफेक्ट ऑन दिस वन। लेकिन कहानी यहां उल्टी भी होगी, फिर फॉर्मिक एसिड विल ऑल्सो सफर कॉमन आयन इफेक्ट बिकॉज ऑफ एसिटिक एसिड, है ना। क्योंकि ये ऐसा हो गया कि HCOH का भी जो कॉमन आयन है H+, दैट इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड बाय एसिटिक एसिड इन द सिस्टम, है ना। सो वहां पर जब दो वीक इलेक्ट्रोलाइट कॉमन आयन वाले होते हैं तो दोनों एक दूसरे पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाते हैं। जब एक स्ट्रॉन्ग एंड वीक आता है तो स्ट्रॉन्ग वीक के आयनेशन को, स्ट्रॉन्ग जो होता है वो वीक के आयनेशन को सप्रेस करता है, एंड अगर दो स्ट्रॉन्ग आएंगे तो दोनों का कोई मतलब नहीं, दोनों कंप्लीटली आयनाइज होंगे ना। अल्फा इज डिग्री ऑफ आयनेशन ऑफ एसिटिक एसिड, है ना। तो वो पॉइंट में लिखवा दूंगा कि जब दो चीजें इंटरेक्ट करती हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं, तो मान लो दोनों वीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, या फिर एक वीक एक स्ट्रॉन्ग है, वो पॉइंट में लिखवा दूंगा अलग से। तो एक पॉइंट तो यहां ऐसे भी लिख लेना कि ये कॉमन आयन इफेक्ट जो है उसके कारण सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट सफर करता है, ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट सफर्स फ्रॉम इट। कई क्वेश्चन तो इसी पे मिल जाएंगे, किस पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा या लगेगा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे सिर्फ लगेगा, एंड ड्यू टू में वीक या स्ट्रॉन्ग दोनों के कारण लग सकता है, बट जो सफर करने वाला है दैट इज ओनली द वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलो नोट कर लिया सब लोगों ने इसको, ये हो गया ना सबका। इसमें कहीं डाउट है फिर वो पॉइंट में लिखवा दूंगा जिसमें एक वीक एक स्ट्रॉन्ग रहा तो क्या, दोनों वीक रहे तो क्या, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग रहे तो क्या। चलो ओके, नाउ वो पॉइंट्स में लिखवा देता हूं फिर आगे। तो तीन केसेस बनेंगे, दोनों वीक आ जाए, दोनों स्ट्रॉन्ग हो, या फिर एक वीक एंड एक स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो व्हेन two weak electrolytes having a common ion are present in an aqueous solution, then degree of ionization of each electrolyte is decreased due to common ion effect caused by each other। ठीक है, तो जैसे एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड दोनों को अगर वाटर में डालोगे, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू सफर द कॉमन आयन इफेक्ट, एंड दोनों का डिग्री ऑफ आयनेशन एक दूसरे के एब्सेंस में जितना होना चाहिए उससे कम मिलेगा। ठीक है, दूसरा केस, व्हेन one weak electrolyte and one strong electrolyte having common ion are present in an aqueous solution, then only the degree of ionization of weak electrolyte is decreased due to common ion effect caused by the strong electrolyte।
ये दूसरा केस हो गया जिसका एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा था HCl एंड CH3COH वाला। तीसरा केस है जब दोनों स्ट्रांग रहेंगे तो देयर इज नो कॉमन आयन इफेक्ट बिकॉज देयर इज नो रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन इटसेल्फ, है ना। तो जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम पे आता है, वहां से हम लोग ली चिटरल प्रिंसिपल वगैरह लगाने स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर हैविंग टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, मान लो तुमने HCl और HBr का मिक्सचर लिया, बोथ ऑफ देम आर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग एसिड्स, तो उनका कंप्लीट आयनेशन होगा। इवन इफ दे आर हैविंग अ कॉमन आयन, देयर इज नो कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। सो व्हेन यू आर हैविंग टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, देयर इज नो कॉमन आयन इफेक्ट फॉर एनी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सो व्हेन two strong electrolytes having a common ion are present in an aqueous solution, then degree of ionization of none of the electrolytes is affected, ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी है ही नहीं। affected, there is no common ion effect, कॉमन आयन तो है बट कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट, and each electrolyte is completely ionized, मतलब दोनों का अल्फा 1 लिया जाता है, ठीक है। चलो अब नोट कर लो इसको, और कहीं डाउट रहे तो पूछ लो। ऑलरेडी मैंने समझा दिया, पर फिर भी कहीं डाउट रहे तो बेझिझक पूछ लोगे। हाँ जी, रिवर्सिबिलिटी रहेगी तभी तो आगे पीछे होने की बात होगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्टिंग की बात होगी। देयर इज नो रिवर्सिबिलिटी, सो देयर इज नो बैकवर्ड रिएक्शन, ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन इज देयर, एंड व्हिच हैज हैपेंड ऑलरेडी कंप्लीटली, है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या है? एक्वस सॉल्यूशन हैविंग फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, CH3COH एंड HCOH, ये एग्जांपल हो गया, है ना। इसमें अगर चाहिए तो इसमें हम लोग ले लेंगे, अभी जस्ट देखा था HCl एंड CH3COH। इसमें चाहिए तो इसमें हम लोग ले लेंगे HCl एंड HNO3 ले लो, है ना। और जरूरी नहीं कि हर बार एसिड ही है, हो सकता है सॉल्ट आ जाए। तो जैसे यहां पर अगर मुझे CH3COH के साथ में CH3CONA भी ला सकता हूं ना, सोडियम एसीटेट भी आता, तो वहां एसीटेट आयन विल बी द कॉमन आयन, है ना। चलो जी, हो गया ना। ना इसमें एक और पॉइंट आता है, वो ये है कि कॉमन आयन की सफरिंग ज्यादा किसके लिए होगी और कौन ज्यादा सफर करवाएगा। तो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा, लाइक एसिड्स के लिए अगर हम लोग बात करें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा वो उतना कम सफर करेगा, उतना ज्यादा सफर करवाएगा। मतलब दुनिया ताकत वालों की है, सीधी सी बात है, यहां भी वो वैलिड है। मतलब दो एसिड लो, उसमें से ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वीकर एसिड है, तो ये ज्यादा सफर करेगा, कम सफर करवा पाएगा, ये ज्यादा सफर करवाएगा, कम सफर करेगा, ठीक है। तो अगर जो कॉमन आयन इफेक्ट लाने वाला है वो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उतनी ज्यादा सफरिंग क्रिएट करेगा, उतना ज्यादा सप्रेशन इन आयनेशन क्रिएट करेगा फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। जिसपे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है वो जितना वीकर होगा उतना ज्यादा सफर करेगा। समझ लो ना कि एक कमजोर बच्चा है, एक उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, और एक जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थप्पड़ एक एक मारो, पहला बेहोश हो जाएगा, दूसरे को 2 थप्पड़ लगेगा तो बेहोश होगा, तीसरा वाला उल्टा मार देगा, ठीक है। तो तुम्हारी सफरिंग ज्यादा हो जाएगी, है ना। सो यहां पर भी वैसे ही है, एज ए स्ट्रेंथ जिसका ज्यादा है दैट विल सफर लेस, जिसका स्ट्रेंथ कम है दैट विल सफर मोर, ठीक है। सो वो सिर्फ स्ट्रेंथ पे नहीं, क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा। जो ज्यादा क्वांटिटी एंड ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ आएगा दैट विल कॉज मोर सफरिंग, जो कम क्वांटिटी एंड कम स्ट्रेंथ के साथ आएगा दैट विल क्रिएट लेस सफरिंग एंड दैट विल सफर मोर इनफैक्ट। तो अब देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो क्वालिटेटिव नेचर के होंगे कि विच विल नॉट सफर द कॉमन आयन इफेक्ट, या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज
इफ समथिंग इज एडेड ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो किसका चेंज नहीं होगा? जो स्ट्रॉन्ग होगा। जो वीक होगा उसके लिए अगर कोई चीज आ रही है जो कॉमन आयन लेके आ रही है, तो उसका डिग्री ऑफ आयनेशन डेफिनेटली डिक्रीज होगा, है ना। दूसरा पॉइंट की कॉमन आयन जो नहीं होता है ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ अदर थिंग जितना आना चाहिए था उससे कम आता है। इस तरह के क्वालिटेटिव क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन एक क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस में कई बार यूज होगा। और देखो कि आज से ये स्टार्ट हुआ है ना, चैप्टर के एंड तक कहीं ना कहीं हर दिन ये कॉमन आयन इफेक्ट तुम्हारे पीछे लगा हुआ रहेगा कि व्हेनेवर यू आर ब्रिंगिंग टू थिंग्स टुगेदर and if they are having a common ion, one of them, if at least one of them will be having रिवर्सिबिलिटी, तो कॉमन आयन इफेक्ट आ गया वहां पे, है ना। तो ये कहानी बार बार आएगी, हर रोज आने वाली है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से समझना जरूरी है। अभी मैंने बात किया कि एक्वस सॉल्यूशन में जहां एसिटिक एसिड है वहां HCl डालने से एसिटिक एसिड का आयनेशन सप्रेस हो गया। छोड़ दो HCl का ऐड करना इन एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, पानी में ही आके HCl क्या गेम खेलेगा उसकी बात कर लेते हैं पहले। कि पानी में अगर तुम HCl ऐड कर रहे हो तो वाटर इटसेल्फ वाज ऑलरेडी एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, एंड विच वाज गिविंग आयंस H+ एंड OH-, एंड व्हेन वी आर एडिंग HCl, H+ आयन कॉमन आयन हो गया ना। सो दैट्स व्हाई इनफैक्ट वाटर इतना एक्सट्रीमली पुअर इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखो उसकी सफरिंग कैसी होगी, ऑलरेडी उसका डिग्री ऑफ आयनेशन काफी कम हो रहा करता था, उसमें अगर मैंने HCl डालना स्टार्ट कर दिया तो उसकी खुद का जो उसका आयनेशन है वो और भी ज्यादा सफर करेगा। इसको हम लोग न्यूमेरिकली देखते हैं जरा। एक न्यूमेरिकल मैंने पहले से करवाया है कि प्योर वाटर में उसका डिग्री ऑफ आयनेशन कितना है। इफ यू रिमेंबर 25 डिग्री सी पे कंसिडरिंग डेंसिटी टू बी 1 ग्राम पर ml, उसका डिग्री ऑफ आयनेशन आता था 1.8 इंटू 10⁻⁹, है ना। ये चीज हम लोगों ने देखा था, विच वॉज ऑलरेडी वेरी लो। नाउ विल बी सीइंग टू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और उसके थ्रू हम लोग बात करेंगे कि इसका अल्फा और डिक्रीज हो जाएगा अगर तुमने HCl को ऐड कर दिया, या फिर किसी भी एसिड को ऐड कर दिया, या किसी बेस को ऐड कर दिया, क्योंकि एसिड H+ लेके आ जाता है, दैट इज कॉमन आयन। बेस आएगा तो वो OH- लेके आएगा, दैट इज ऑल्सो कॉमन आयन। तो इफ यू आर एडिंग एन एसिड और अ बेस, दैट विल कॉज कॉमन आयन इफेक्ट फॉर द वाटर इटसेल्फ। तो वाटर की पहले बात कर लेते हैं, बाद में फिर बाकी एसिड्स के साथ दूसरे एसिड्स के आने की बात करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू इसको देखते हैं। तो उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तो समझेंगे ही, न्यूमेरिकल्स की हैंडलिंग भी हम लोग यहां पे देखेंगे। सो क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं इसको। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर in an aqueous solution at 25 degrees C, which is क्वेश्चन 1 है 0.1 m in HCl, और क्वेश्चन 2 है 10⁻⁷ m in HCl। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस देखने हैं। तो सबसे पहली बात इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि वाटर का आयनेशन होता है, एक्सट्रीमली पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, फिर भी वो आयनेशन होता है, और उसका डिग्री ऑफ आयनेशन इन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग एल्स वाज 1.8 इंटू 10⁻⁹। व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग कि ये आने से हमारा वैल्यू जो आना चाहिए, हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए, डेफिनेटली उस नंबर से कम आना चाहिए ना। आवर आंसर शुड ऑलवेज बी लेस देन 1.8 इंटू 10⁻⁹। सो इफ यू आर गेटिंग एनी आंसर मोर देन दैट, डेफिनेटली वो रॉन्ग हो गया है ना। सो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। ये समझ में आ गया ना सब लोगों को कि अभी डिग्री ऑफ आयनेशन जो नया आने वाला है वो वाटर का 1.8 इंटू 10⁻⁹ से कम आने वाला है। देखो, जब HCl नहीं था तो हम लोग H2O से स्टार्ट करते थे और बोलते थे ये आयनाइज होगा और H+ एंड OH- देगा। अगर ये C से C इंटू 1 - अल्फा होता है तो ये C अल्फा और ये C अल्फा हो जाता, तो बाद में बोलते थे ये अल्फा इतना कम है कि इसको ऑलमोस्ट C मान सकते हैं ना। ये क्या था, एंड दैट C वाज 1000/18, है ना। ये किया था ना, इन एब्सेंस ऑफ ये इसको 1000/18 अल्फा बोला था, इसको भी 1000/18 अल्फा बोला था, है ना। इज इट ओके, क्लियर है ना। ये चीज हम लोगों ने किया है लास्ट टाइम जब कुछ भी नहीं था तो। इज इट ओके, नहीं ना, ये पुराना है, ये तब का है जब हम लोगों ने इन एब्सेंस ऑफ HCl या इन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग प्योर वाटर के लिए कैलकुलेट किया था। उस समय हम लोगों ने ये किया था और फिर इसको बराबर किया था रूट अंडर KW से, है ना। वो काम किया था हम लोगों ने, वो कहानी अब रह गई। अब पहले से
मान लो HCl का प्रेजेंस है, तो HCl क्या करने वाला है, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग H प्लस इन सिस्टम, दैट विल बी 0.1 ऑलरेडी, है ना। तो एट इक्विलिब्रियम इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 MHCl, अब अगर ये अल्फा है इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो ये दिस मच प्लस 0.1 हो गया ना, एंड दिस विल बी सिंपली 1000/18 अल्फा। दिस अल्फा इज नॉट सेम एज दैट वन जो आ रहा था। इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अल्फा काफी कम आएगा, है ना। दैट 1000/18 अल्फा वॉज 10⁻⁻7 आता था उस समय, ये जो आएगा ये 10⁻⁻7 से कम आने वाला है ना। दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्रॉम कॉमन आयन इफेक्ट वाला थ्योरी, है ना। इज इट ओके? इज इट ओके? नाउ अब जब हम लोग बोल रहे हैं कि ये चीज जो आने वाली है वो 10⁻⁻7 से कम अगर आएगी, क्योंकि दिस इज द H प्लस फ्रॉम water itself, which is also OH minus from water, and that number in absence of HCl 10⁻⁷ आता था। तो अभी जो है because of this HCl का प्रेजेंस 10⁻⁷ से कम आने वाला है। Now when we are saying कि यहां due to common ion effect 1000/18 अल्फा जो आने वाला है दैट इज लेस देन 10⁻⁷ आएगा। कितना है नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये 10⁻⁷ से कम आने वाला है। इसमें कहीं डाउट है क्या? नहीं। चलो, तो अगर ये 10⁻⁷ से कम है तो ये डेफिनेटली 0.1 से तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया ना, क्योंकि 10⁻⁻ इटसेल्फ इज मच मच लेस देन 0.1, है ना। इज इट ओके? सो 1000/18 अल्फा मान लो OH माइनस आ रहा है वाटर से, तो उतना ही H प्लस भी आएगा वाटर से। दिस इज 1000/18 अल्फा, दैट इज H प्लस फ्रॉम वाटर, बट HCl का भी तो H प्लस है ना, दैट इज 0.1। सो अब उसमें से मैंने बोला ये 1000/18 अल्फा इन एब्सेंस ऑफ HCl जो आता था वो 10⁻⁷ आता था, अब उससे कम आने वाला है। ये पार्ट हम लोगों ने बोला कि दिस इज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। यही तो पढ़ा है ना कि जो आयन कॉमन नहीं होता है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। इन एब्सेंस ऑफ HCl 10⁻⁷ आता था OH माइनस, अब उससे कम आएगा। तो ये नंबर अगर 10⁻⁷ से कम है तो ये नंबर 0.1 विच इज 10⁻⁻1 उससे तो बहुत ही ज्यादा कम है ना, मच मच लेस देन 0.1 कह सकते हैं ना। नाउ अब मैं बोलूंगा कि यहां 1000/18 अल्फा को 0.1 के सामने इग्नोर कर सकते हैं। ये इग्नोर करने का मैथमेटिकल रूल क्या है, किसको किसके सामने इग्नोर कर सकते हैं? तो साइंटिफिकली इफ एक नंबर के सामने दूसरा नंबर उसके 10% से कम हो तो दैट कैन बी इग्नोर्ड साइंटिफिकली। ठीक है, साइंस में कहीं तो एक लिमिट होगी ना, किसके सामने 100 के सामने 15 को इग्नोर करें कि नहीं करें, 12 को इग्नोर करें कि नहीं करें, 9 को इग्नोर करें कि नहीं करें। तो यहां पर सवाल आता है कि जब भी एक नंबर के सामने दूसरे को इग्नोर करना है, यू नीड टू इंश्योर कि दूसरा वाला नंबर पहले के 10% से कम हो। तो 0.1 का 10% इज 10⁻⁻²। ये तो अभी भी बहुत कम है ना, उससे बहुत छोटा है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन डेफिनेटली इग्नोर 1000/18 अल्फा इन कंपेरिजन टू 0.1। Hence 1000/18 alpha plus 0.1 can be written as 0.1, है ना। अब ये बहुत ही सिंपल सा हो गया कि अब यहां पे एट इक्विलिब्रियम H plus into OH minus will be equal to KW, and H plus वैसे तो पूरा लिखना चाहिए था बट वो कॉम्प्लिकेट हो रहा है, इग्नोर करके बहुत ही सिंपल सा हो गया। यहां H plus 0.1 हो गया इनटू ये 1000/18 अल्फा हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14। यहां से जब अल्फा निकालोगे तो देखो क्या आ रहा है, अल्फा इधर रह गया, 18/1000 इसका इधर गया, इंटू 0.1 एक और नीचे गया, इंटू 10⁻⁻15। ये नीचे का देखो 100 रह गया, तो 10⁻, सॉरी यहां तो 14 है ना, सॉरी माय फॉल्ट, 14 है, तो ये 10⁻16 जैसा लेके जाएगा। 18 इंटू 10⁻16 विच कैन बी रिटन एज 1.8 इंटू 10⁻15।
देखो ये नंबर साफ साफ दिख रहा है 1.8 इंटू 10⁻⁹ से भी बहुत ही ज्यादा छोटा आया है ना। एंड दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि जैसे कॉमन आयन वाली चीज आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनेशन सप्रेस हो जाता है। तो पहले इन एब्सेंस ऑफ HCl 1.8 इंटू 10⁻⁹ आता था, अभी 1.8 इंटू 10⁻15 हो गया, विच इज मच मच लेस देन दैट प्रीवियस नंबर। पहले वाला नंबर भी बहुत छोटा था, उसके सामने ये नंबर तो और भी ज्यादा छोटा है ना। क्लियर है पॉइंट? चलो कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा पॉइंट रिपीट करना है रिया? पूरा क्वेश्चन? ओके ठीक है, पूरा क्वेश्चन रिवाइज कर देता हूं। मान लो HCl नहीं होता, चलो मैं पूरा क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर देता हूं। मान लो HCl नहीं होता तो वाटर के लिए क्या काम करते हैं वो हम लोग कर चुके हैं, और उससे निकाला था कि H+ और OH- दोनों 10⁻⁷ m आता था, एंड अल्फा ऑफ वाटर वाज 1.8 इंटू 10⁻⁹। वापस जाके पिछला नोट्स देख के या पिछला वीडियो देख के रिवाइज कर लोगे एक बार, अगर जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है तो। नाउ तो उस समय हम लोगों ने देखा था वाटर से आने वाला H+ या वाटर से आने वाले OH- का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ था, जिसको हम लोगों ने 1000/18 अल्फा लिखा था ना। सो 1000/18 अल्फा जो है दैट वाज द H+ और OH- फ्रॉम वाटर, वो अभी भी है, लेकिन बिकॉज ऑफ HCl टोटल H+ एक तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट ये जो 1000/18 अल्फा है ना, जो पहले 10⁻⁷ आता था, वो अब उससे कम आने वाला है ना, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। वही तो बात की। इज इट ओके अप टू दिस पॉइंट? जिनको भी डाउट हो रहा था, कहीं डाउट रहा या क्लियर है अभी? चलो ना, अब अगर ये 10⁻⁷ से कम है तो इसके सामने अगर 0.1 लिख देंगे तो ये पॉइंट मतलब 10⁻⁷ से कम वाली चीज तो कुछ भी नहीं रही ना 0.1 के सामने, तो ये तो पूरी तरह से इग्नोर किया जा सकता है। इसको पूरे को 0.1 लिखा जा सकता है ना, क्योंकि अगर पूरा लिखेंगे भी तो 0.100000001 जैसा कुछ लिख देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा कैलकुलेशन पे, है ना। तो साइंटिफिकली भी से कि एक नंबर के सामने दूसरे नंबर को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं अगर दूसरा नंबर जो है पहले के 10% से कम हो। पहले का 10% 10⁻², 10⁻⁷ उससे भी कम है, और उससे भी छोटा नंबर ये है, तो डेफिनेटली उसको इग्नोर कर सकते हैं, तो उसको इग्नोर कर दिया। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? हमेशा ही बोला है किसी भी सॉल्यूशन में, whatever solution you want to take in any aqueous solution, इक्विलिब्रियम पे ये तो रिलेशन होल्ड करेगा ही करेगा, है ना। और अगर ये रिलेशन होल्ड करेगा तो H+ का कंसंट्रेशन 0.1 लिया है, OH- का कंसंट्रेशन 1000/18 अल्फा लिया है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू Kw विच इज 10⁻⁴ at 25 डिग्री C, है ना। इसी को सॉल्व कर दिया, अल्फा निकाल दिया, और अल्फा जो आया है, देखो ये वैल्यू जो आया है दैट इज मच मच लेस देन 1.8 इंटू 10⁻⁹, एंड दैट इज द प्रूफ कि कॉमन आयन इफेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे, because you are adding HCl which is having a common ion, so that will suppress the ionization of water even further, है ना। खुद ही बेचारा नहीं आयनाइज हो पा रहा था, अभी HCl के प्रेजेंस के कारण तो ये काफी ज्यादा सप्रेस हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन में भी सप्रेशन तो होगा ना, क्योंकि यू आर एडिंग HCl, इज दैट ओके? लेकिन वो सप्रेशन इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि तुम बहुत कम HCl लेकर आ रहे हो ना। देयर विल बी सेपरेशन, डेफिनेटली देयर इज कॉमन आयन इफेक्ट, बट वो सप्रेशन इतना ज्यादा नहीं होगा। सो पहला क्वेश्चन नोट कर लिया क्या सब लोगों ने? चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते, तो दूसरे क्वेश्चन में चेंजेस कहां कहां होंगे? तो दूसरे क्वेश्चन में यहां यही रहेगा, लेकिन इसमें यहां जो H+ फ्रॉम एसिड आता था वो 10⁻⁷ आएगा, और इस बार इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर सेइंग कि ये 10⁻⁷ से कम होगा, लेकिन कितना कम होगा दैट वी डोंट नो ना। और इस बार इसको कंपेयर भी 10⁻⁷ से ही करना है, तो 10⁻⁷ से कम तो है, लेकिन 10% से भी कम है ये तो नहीं पता है ना। इज दैट ओके? नाउ अगर ऐसा है तो फिर हम लोग इस पार्ट को इसके सामने इग्नोर नहीं कर सकते, हम लोगों को एक पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा यहां पे। सो हम लोगों को ये पूरा लिखना पड़ेगा 1000/18 अल्फा प्लस 10⁻⁷ into 1000/18 अल्फा इक्वल्स 10⁻⁴। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया, इसको थोड़ा और सिंपल किया जा सकता है बाय राइटिंग 1000/18 अल्फा की जगह x लिख दिया। लेट x इक्वल्स 1000/18 अल्फा, ठीक है। तो अब यही इक्वेशन जो बन गया, इसी को अगर आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो गया, x + 10⁻⁷ into x इक्वल्स
10⁻14। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 10⁻7x माइनस 10⁻14 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व किया जा सकता है ना। फॉर्मूला भी अपने पास है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a है ना, ये तो लिखते हैं। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो माइनस 10⁻7। अब देखो प्लस माइनस दो सॉल्यूशन आते हैं, लेकिन यहां हम लोग लॉजिक के साथ चलेंगे। इट इज नॉट प्योर मैथ, इट इज केमिस्ट्री। तो यहाँ प्रैक्टिकलिटी भी समझनी पड़ेगी कि एक्स का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आ सकता। अगर मैंने यहां माइनस और इसके बाद भी माइनस लिख दिया तो पूरा निगेटिव हो जाएगा, एंड वी डोंट वांट एनी नेगेटिव रिजल्ट्स हियर। सो माइनस 10⁻7 प्लस सिर्फ लेकर चलेंगे, बी स्क्वायर विल बी 10⁻14, मतलब 10⁻7 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू 1 इंटू, और c जो है वो 10 माइनस 10⁻14 है ना, डिवाइडेड बाय 2। अब देखो अंदर जो ब्रैकेट के है वो 10⁻14 प्लस 4 इंटू 10⁻14, तो हो गया 5 इंटू 10⁻14। तो उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 5 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। तो इसी को आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां x का वैल्यू माइनस 10⁻7 प्लस रूट 5 इंटू 10⁻7 बाय 2 आ जाएगा। और इसको फिर 10⁻ कॉमन ले लेंगे, 10⁻7, तो ये रूट 5 माइनस 1 बाय 2 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग this one as 0.618 into 10⁻7। रूट 5 इज 2.236 जैसा होता है ना। तो ये आ गया x। अब अल्फा पूछ रहा है तो 1000/18 इज इक्वल टू दैट मच, है ना। तो वहां से निकाल लेंगे, उसको कर लेंगे। पहले ये इसको देख लो, नोट कर लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो। इतना करने के बाद अल्फा निकाल लेंगे हम लोग। अब देखो यहां पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये नंबर 10⁻7 से छोटा आएगा, एंड प्लस क्यों लिया? अगर प्लस नहीं लेकर माइनस लिया तो क्या होता है, ये पूरा निगेटिव आ जाता ना। एंड OH माइनस का कंसंट्रेशन जिसको x बोल रहे हैं वो 1000/18 अल्फा है। क्या वो निगेटिव हो सकता है क्या? कंसंट्रेशन निगेटिव मोल्स ऐड कर सकते हो क्या? नहीं ना। सो दैट्स व्हाई यहां पर माइनस वाला हटा दिया, प्लस ही रहने दिया, एक ही सॉल्यूशन उठाया, है ना, और वो वैल्यू निकाल दिया। अब वो वैल्यू देखो, मैंने पहले भी बोला था कि वो 10⁻7 से कम आएगा, एंड वी आर गेटिंग दैट वैल्यू व्हिच इज लेस देन 10⁻7, है ना। 0.6 इज लेस देन 1, सो 0.618 इंटू 10⁻7 इज डेफिनेटली लेस देन 10⁻7, है ना। तो वो कम तो आया, लेकिन क्या इतना कम आया कि इग्नोर कर देंगे? नहीं। 10⁻7 का ये 61.8% है। 10% से कम हो तो इग्नोर करते। सो दैट्स व्हाई अगर मैंने यहां इग्नोर कर दिया होता तो मेरी कहानी गलत हो जाती, आई वॉज गेटिंग द रॉन्ग रिजल्ट। ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये चीज हमेशा देख के चलने का है कि कब इग्नोर कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। किसी चीज के बारे में लॉजिकली इफ यू हैव डिराइव्ड कि द अदर नंबर इज less than 10% of the first number, then the other number can be ignored in comparison to the first number। ठीक है। तो वो हमेशा देख के चलना है। और यहां पर ये वैल्यू कम आया, दैट मींस सप्रेशन तो हुआ है ना। हाँ, अल्फा फाइंड कर लेते हैं ना, वो तो सिंपल है, 1000/18 अल्फा विल बी दैट मच, वो भी देख लेते हैं ना, वो कर लेते हैं। सो अब यहां से अगर अल्फा चाहिए मेरे को, अब यहां से लास्ट पार्ट कर लेते हैं कि अब अगर मेरे को यहां से अल्फा चाहिए, x is 0.618 into 10⁻7, so 1000/18 alpha is this much, so alpha will be 18/1000 into 0.618 into 10⁻7। इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो you'll be getting 1.124 जैसा कुछ आएगा। लेट मी चेक इट अगेन। हाँ, 1.1124 10⁻9। याद करो, इन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग द अल्फा वाज कमिंग 1.8 इंटू 10⁻9। उतना तो नहीं आया, उससे कम आया है, लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं दिख रहा है, बिकॉज बहुत कम HCl ऐड किया था ना। 1 लीटर में सिर्फ 10⁻7 मोल्स ऐड किया था, तो कम सप्रेशन आया। जब 0.1 ऐड किया था तो ज्यादा सप्रेशन आया था, है ना। तो ये कहानी जो मैंने बोला था कि अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा, एक्सटेंट ऑफ सप्रेशन, वो भी दिख रहा है यहां पे, है ना। ओके, नाउ तो ये जो मैंने आज कहानी बताई है तुमको, ये कहानी बार बार आएगी, इतनी बार आएगी कि एट द एंड कहोगे सर अब समझ में आता है, क्योंकि हर दिन इसका यूज होने वाला है, इसलिए इसको एज ए टॉपिक हम लोग बता देते हैं।
एट इक्विलिब्रियम इन प्रेजेंस ऑफ, यहां पे 10⁻⁷ कर लो सेकंड क्वेश्चन में ना, इतना तो समझ में आता है तुम लोगों को। सेकंड क्वेश्चन में यहां पर 10⁻⁷ m कर लो। तो पानी के अंदर एसिड आए तो भी पानी सप्रेस होगा, बेस आए तो भी पानी सप्रेस होगा, मतलब उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमेशा कम होगा। ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट था, एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट था, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड और बेस इट्स आयनाइजेशन विल बी इवन फर्दर सप्रेस्ड, है ना। चलो, तो ये कहानी थी कॉमन आयन इफेक्ट की। बोला मैंने पुराना सामान नए पैकेट में था और वो दिख रहा है कि पुराना ही सामान है, वही इक्विलिब्रियम से आगे पीछे जाने वाली बात है कि K इक्वल्स Q था, फिर तुमने Q बढ़ा दिया तो सिस्टम Q कम करके बैकवर्ड शिफ्टिंग करके वापस इक्विलिब्रियम पे आएगा। यहां जब मैंने सॉल्व किया सीधा फाइनल इक्विलिब्रियम की बात कर ली कि फाइनली जब भी आएगा तो इस तरह का सिचुएशन रहेगा, और वहां पर K इक्वल्स Q कर दिया ना, या फिर KW इक्वल्स H प्लस इंटू OH माइनस कर दिया। तो ये कहानी जो मैंने यहां बताई है कई बार आने वाला है तुम्हारे सामने, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बट इस तरह की चीजें तुम्हारे सामने दिखती रहेंगी। ओके, नाउ दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एक और टॉपिक है, बहुत ही छोटी सी चीज है, और बहुत सी छोटी चीज क्यों है, क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत ही छोटी चीज है, क्योंकि अगेन ये पुराना सामान नए पैकेट में, ठीक है। नाम नया है, देखने से लगेगा कि नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, बट कहानी पुरानी ही है। अगेन ली चैटेलियर ला शेते जो बोल लो, उसी प्रिंसिपल का एप्लीकेशन समझ लो। वो क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। तो यहां भी ये लॉ जो है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और लॉ देख के ही समझ में आ जाएगा आपको। मान लो कोई एक्वस सॉल्यूशन है, डाइल्यूशन लॉ है, तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या, पहले ये बताओ, फिर आगे की बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन? एक सॉल्यूशन है जिसको डाइल्यूट किया, मतलब वाटर ऐड कर दिया। वेरी गुड। सो अगर मैंने वाटर ऐड कर दिया तो एक्चुअली क्या हुआ कि एक्वस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा दिया, है ना। इज इट ओके? एक्वस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा दिया, और वॉल्यूम बढ़ाने से रिवर्सिबल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम है तो वॉल्यूम बढ़ाने से शिफ्टिंग उधर होती है जिस तरफ गिवन मोल्स इन द मीडियम बढ़ रहे होते हैं ना। तो एक्वस मीडियम की बात कर रहे हैं, तो एक्वस मोल्स जिस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन में एक्वस मोल्स किधर बढ़ते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा, है ना। इज इट ओके? सो देयर विल बी फॉरवर्ड शिफ्टिंग, मतलब यहां पर अल्फा बढ़ेगा बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन। तो पिछली कहानी जो थी उसमें अल्फा कम हो रहा था बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। इस बार वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से, वॉल्यूम कैसे बढ़ाया, तो एड बाय एडिशन ऑफ वाटर, वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से देयर विल बी फॉरवर्ड शिफ्टिंग, है ना। तो ये दो उल्टी उल्टी कहानियां है ना, लेकिन ये दोनों कहानियां किस पे वैलिड थी, ये दोनों काम किस पे होता था, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, क्योंकि वहीं पर रिवर्सिबिलिटी होती थी, वहीं ये सारे लॉ काम करते हैं। सो यहां पर क्या बोलेंगे कि जब भी तुम डाइल्यूशन करने वाले हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाने वाला है ना। सो ऑन डाइल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। सॉल्यूशन of a weak electrolyte, its degree of ionization increases, but हाँ, यहां पर एक कंट्रोल, अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा हो रहा है तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी, फॉरवर्ड शिफ्टिंग के थ्रू प्रोडक्ट और बनेंगे, है ना। तो प्रोडक्ट के मोल्स तो बढ़ जाएंगे, है ना। इज इट ओके? प्रोडक्ट्स के जितने मोल पहले मिल रहे तो उससे ज्यादा मिलेंगे। कैन वी से कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा? नहीं, उल्टा। इनफैक्ट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, बिकॉज तुम सिर्फ मोल्स नहीं बढ़ा रहे, तुमने वॉल्यूम भी बढ़ाया है, एंड दैट्स व्हाई कंसंट्रेशन इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स भी बढ़ा है, वॉल्यूम भी बढ़ा है, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में वॉल्यूम बढ़ता है ना उस प्रोपोर्शन में मोल नहीं बढ़ पाता है, एंड दैट्स व्हाई इनफैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कमिंग फ्रॉम द वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। सो बट concentration of ions given by electrolyte decreases। इसको मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, मैथमेटिकली देख के और ज्यादा समझ में आएगा। तो मान लो जैसे कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सिंपल सा फॉर्मूला लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ए बी टाइप का कोई है जो ए प्लस एंड बी माइनस आयंस दे रहा है। सो एग्जाम्पल में देखते हैं कि मान लो कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी है, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगेन ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों वैलिड है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो कंप्लीट आयनाइजेशन होगा, देयर इज नो रिवर्सिबिलिटी। तो ये सब जो फैक्टर फॉरवर्ड शिफ्टिंग बैकवर्ड शिफ्टिंग कर रहे हैं, कहानी तो तभी होती है ना जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में रिएक्शन रिवर्सिबल ही नहीं होता, इसलिए
वो वैलिड नहीं है स्ट्रॉन्ग के लिए, ये सिर्फ वीक के लिए वैलिड है। तो ए बी एक्वस, अगर मान लो ये ए बी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है विच इज गिविंग यू ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस, इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम है इनिशियली, मान लो इसका जिसमें तुमने ऐड किया है ये C था, ये 0 था, ये 0 था, एट इक्विलिब्रियम, ये C कंसंट्रेशन है। इस बार हम लोग आयनिक में सीधा कंसंट्रेशन के टर्म में बात करते हैं। ये C इंटू 1 माइनस अल्फा है, ये C अल्फा है, ये C अल्फा है। तो एट इक्विलिब्रियम Q इक्वल्स K होता है ना, तो इसका Q विल बी concentration of A plus at equilibrium raised to 1 into concentration of B minus raised to 1 divided by AB का concentration raised to 1 and that will be K equilibrium के बराबर है ना। और उसी में अगर वैल्यूज रख दें तो ये देखो क्या हो जाएगा, C अल्फा raised to 1 into C अल्फा raised to 1 divided by C into 1 minus अल्फा raised to 1 है ना, and that will be equal to K equilibrium। इसको देखो सॉल्व करके ये अल्फा C एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा ऊपर, तो C ऊपर अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इज K इक्विलिब्रियम। अब देखो यहां अल्फा निकालने के लिए या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन सिंपल वे में अगर समझना है तो हम लोग अल्फा को अगर मच मच लेस देन 1 मान ले। मच मच लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, अल्फा कितना होना चाहिए, 0.1 से जब कम हो जाए तो अल्फा को 1 के सामने इग्नोर कर सकते हैं ना। मैंने बोला था 10% से कम रहे तो इग्नोर कर सकते हैं ना। सो अगर सिंप्लीफाइड वे में इस लॉ को देखना है तो हम लोग बोलेंगे कि फॉर अल्फा मच मच लेस देन 1, 1 माइनस अल्फा को ऑलमोस्ट 1 लिखा जा सकता है ना। इज इट ओके? अभी तक कहीं डाउट है तो पूछ लो। सो अगर अल्फा हम लोगों ने मच मच लेस देन 1 ले लिया है तो हम लोग यहां पर बोलेंगे कि 1 माइनस अल्फा की जगह 1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स बेसिकली C अल्फा स्क्वायर इक्वल्स K इक्विलिब्रियम। तो C अल्फा स्क्वायर इक्वल्स K इक्विलिब्रियम। So alpha will be under root K equilibrium by C. Is it okay? तो अब डाइल्यूशन से देखो C कम होता है ना, कंसंट्रेशन जितना तुमने ऐड किया था उसके लिए कंसंट्रेशन जो इनिशियल रही थी, अगर तुमने डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिया तो वो C का वैल्यू कम कर रहा है, और C कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो पूरा नंबर बढ़ जाएगा ना। दैट इज वन पार्ट। अगर A या B के कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, उनके मोल्स तो बढ़ रहे हैं जैसा हम लोगों ने पहले बात की, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो अगर किसी ने पूछा A प्लस का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम या B माइनस का एक कंसंट्रेशन बताओ, दैट वाज C अल्फा। तो C इंटू दिस थिंग, तो C इंटू अंडर रूट K इक्विलिब्रियम बाय C करोगे और इस बाहर वाले C को अंदर ले जाएंगे तो C स्क्वायर कर देंगे अंदर, है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट K इक्विलिब्रियम इनटू C। ठीक है, और साफ साफ पता चल रहा है कि डाइल्यूशन से C कम हो रहा है और C कम होने से अल्फा बढ़ेगा, लेकिन डाइल्यूशन से C कम हो रहा है तो C कम होने से ये दोनों भी कम हो जाएंगे ना। इज इट ओके? चलो, सो रिजल्ट वाइज क्या लिख सकते हैं यहां पे कि अल्फा का फॉर्मूला ये आया तो डाइल्यूशन से C कम होगा तो अल्फा बढ़ेगा। A प्लस या B माइनस के कंसंट्रेशन का फॉर्मूला ये आया तो डाइल्यूशन से C कम होगा तो ये दोनों भी कम हो जाएंगे ना। यही बात बोलिए, उसको लिख दूंगा मैं अभी। इतना नोट कर लिया क्या सब लोगों ने? तो फिर इसका स्टेटमेंट लिख दूंगा। Yes, ionic is not so easy, but again, whatever is not easy gives you an opportunity to get a lead from others, है ना। तो तुम कौन सी भीड़ में शामिल होना चाहते हो ये तुम पे डिपेंड करता है कि मैं थोड़ा एफर्ट मार के इसको समझ के बाकी से लीड ले लूं, या फिर मैं भी मोस्ट ऑफ द जनता की तरह इसको देख के रोऊं और फिर गिव अप मार दूं। तो इट इज योर चॉइस। तो ये कुछ चैप्टर्स होते हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर लोग लीड लेते हैं। लोग इनको, इन चैप्टर्स को रैंक बूस्टर चैप्टर्स कहा जाता है कि इनके क्वेश्चंस अगर तुमने कर लिए ना तो बहुत सब लोग नहीं कर पाते अगर थोड़ा भी डिफिकल्ट पूछा तो, है ना। तो कंसेप्ट और मैथ दोनों मिलकर यहां आता है। कंसेप्ट कम दिखेगा, मैथ ज्यादा दिखेगा तुमको यहाँ पे। चलो, तो इसका रिजल्ट हम लोग लिख लेते हैं। ये पहला लाइन तो तुम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया होगा, तो यहीं पे इसका रिजल्ट लिख लेते हैं तब तक, जब तक तुम लोग बाकी बचा हुआ लिखते हो। तो क्या रिजल्ट है यहाँ पे कि यहां फॉर्मूला आ रहा है, तो फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट AB हैविंग अल्फा मच मच लेस देन 1, अल्फा का फॉर्मूला आया है अंडर रूट K इक्विलिब्रियम बाय C, एंड इससे जो आयंस आ रहे हैं A प्लस या B माइनस,
इनका फॉर्मूला आया है सी अल्फा एंड विच इज अंडर रूट के इक्विलिब्रियम इनटू सी, है ना? क्लियर है पॉइंट? तो ऑन डाइल्यूशन क्या होता है? ऑन डाइल्यूशन फॉर्मूला में हम लोग बोलेंगे सी कम होता है ना, और अगर सी कम होता है तो अल्फा बढ़ेगा बट ए प्लस और बी माइनस जो है वो कम हो जाएगा ना। क्लियर ना? देखो ना, फॉर्मूला बता रहा है ना, डाइल्यूशन से सी कम होता है। पानी ऐड किया तो कंसंट्रेशन, मान लो तुमने 1 मोल एसिटिक एसिड पहले 1 लीटर में ऐड किया था, अभी 1 मोल तुम 10 लीटर में ऐड करोगे तो डेफिनेटली सी विल बी लेस, है ना? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड विल बी लेस, है ना? तो सी कम होने का मतलब इस फॉर्मूला में सी अगर कम हुआ तो अल्फा ज्यादा मिलेगा ना। द केस इन विच यू आर गेटिंग लेस सी विल हैव मोर अल्फा, एंड इन द केस इन विच यू आर गेटिंग लेस सी विल हैव लेस ए एंड बी, है ना? तो ये तो पॉइंट बोला है कि डाइल्यूशन से डिग्री ऑफ आयनेशन तो बढ़ता है, मोल्स ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं, बट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है ना, दैट इज डिक्रीजिंग। यही पॉइंट है, ठीक है? तो हमेशा देखना है कि आयंस के मोल्स की बात कर रहा है तो दैट इज इंक्रीजिंग, बट कंसंट्रेशन की बात करेगा तो दैट इज डिक्रीजिंग, ठीक है? क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मोल्स भी बढ़ रहा है, तो फाइनल रिजल्ट टेल्स यू कि कंसंट्रेशन कम होता है। एक दूसरा पॉइंट इसी में, इसी का समझ लो एक्सट्रीम केस है। मान लो तुम डाइल्यूट करते गए सी कम होता गया, अल्फा बढ़ता गया। अल्फा बढ़ता बढ़ता हो सकता है ना कि वो अल्फा को मच लेस देन 1 क्यों लिया था? टू सिंप्लीफाई दिस प्रोसेस, अदरवाइज वी नीड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक, है ना? तो अभी के लिए हम लोगों ने बोला कि अल्फा अगर मच लेस देन 1 है तो अल्फा को 1 के सामने इग्नोर कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ वी आर गेटिंग अ सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। अदरवाइज एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला मिलेगा जिसकी एनालिसिस करना डिफिकल्ट होती है ना, इसलिए अभी तुमको सिंपल सा केस बताया गया। अदरवाइज अल्फा जरूरी नहीं कि हर बार 0.1 से मच लेस हो सकता है 0.6 आए, 0.7 आए, बट वहां पर थोड़ी सी एनालिसिस डिफिकल्ट हो जाती मैथमेटिकली, इसलिए अभी सिंपल केस दिया है, ठीक है? नाउ व्हाट आई वाज सेइंग कि ये अगर तुमने डाइल्यूट करते रहे तो सी कम होता जाएगा, अल्फा बढ़ता रहेगा। अल्फा बढ़ता बढ़ता कहां तक जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1 तक। इसका मतलब है अगर तुमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया थ्योरेटिकली, या फिर बहुत ही एक्सट्रीमली हाई डाइल्यूशन कर दिया है, एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की बात करोगे तो वहां वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा भी 1 को अप्रोच करने लगेगा, और अगर ऐसा किया तो उसको वीक क्यों बोले, स्ट्रॉन्ग बोलना स्टार्ट कर देंगे ना। इज इट ओके? वीक और स्ट्रॉन्ग किसको बोला था? स्ट्रॉन्ग उसको बोला जिसका अल्फा 1 है, वीक किसको बोला जिसका अल्फा 1 से लेस है। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 को अप्रोच करने लगे तो हम लोग बोलेंगे इट हैज स्टार्टेड बिहेविंग लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? सो इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, that in an extremely diluted solution, concentration of weak electrolyte, जिसको C लिखा है, is extremely small, hence alpha approaches to 1. Hence we say that even a weak electrolyte starts behaving as a strong electrolyte in an extremely diluted solution. ठीक है? पढ़ लो एक बार, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लो। क्या लिखा है? जस्ट रीड इट आउट। In an extremely diluted solution, concentration of weak electrolyte C is extremely small, hence alpha approaches to 1. Hence, we say that even a weak electrolyte starts behaving as a strong electrolyte in an extremely diluted solution. सबको क्लियर है ना ये पॉइंट? क्या बोला मैंने? मान लो पानी के अंदर तुमने एसिटिक एसिड ऑलरेडी डाल दिया, पानी डाले जा रहे हो, पानी डालने से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्टिंग होती जाएगी। फॉरवर्ड शिफ्टिंग होती जाएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसका डिग्री ऑफ आयनेशन बढ़ता चला जा रहा है ना। इज दैट ओके? अगर इसका डिग्री ऑफ आयनेशन बढ़ता चला जा रहा है तो ये वीक क्यों बोलते थे? क्योंकि अल्फा लो होता था। अगर उसका अल्फा बढ़ता बढ़ता 1 को अप्रोच करने लगे, ऑलमोस्ट 100% जैसा आयनाइज हो जाए वो, क्योंकि फॉरवर्ड शिफ्टिंग होती चली जाएगी जैसे जैसे पानी ऐड करते जाओगे ना, तो जितना पानी ऐड करोगे उतनी फॉरवर्ड शिफ्टिंग, उतना ज्यादा अल्फा बढ़ता चला जाएगा। एंड दैट्स व्हाई जब तुम अल्फा
is very near to 1, you can say that ki this weak electrolyte, which is typically weak electrolyte, is has started behaving like strong electrolyte. किसको? क्योंकि इसका भी complete ionization दिख रहा है यहां, है ना? Is it okay? क्लियर ना? चलो, तो अभी नोट कर लिया सब लोगों ने? सब लोगों का हो गया ना? तो आज का टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक समंदर में जंप मारेंगे। वो समंदर क्या है? केसेस का समंदर, जहां से आयनिक इक्विलिब्रियम को डिफिकल्ट माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि 20, 25, 30 केसेज हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में हैंडल करने के लिए। उन सारे केसेस को एक साथ देखकर इतना भारी, इतने सारे केस कैसे हैंडल करेंगे, ये सोच सोचकर उसको भारी कर दिया गया है, डिफिकल्ट बना दिया गया है। लेकिन वन केस एट अ टाइम जब हम लोग समझते जाएंगे, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। ठीक है, तो अगर तुमने ये कसम खा ली कि ऑनेस्टली हम लोगों को देखना है, समझना है, और नहीं आने पर पूछ लेना है, I'll make sure that I'll make you understand everything. So if you are able to handle all those cases, ionic equilibrium is not that difficult, है ना? So हमेशा ये सोचना है, कहने को कहोगे सर बोल रहे हैं कि इजी है, ऐसा थोड़ी नहीं इजी होता है। लेकिन बिलीव मी, अगर तुम वन केस एट अ टाइम अच्छे से समझते चले जाते हो, हर दिन 2 केस, हर दिन 3 केस अगर हम लोग ऐसे समझते चले जाएंगे, तो डेफिनेटली वी कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट थिंग, है ना? ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जंप मारेंगे समंदर में ऑफ द केसेज। चलो आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन।